गुड मॉर्निंग। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। नंबर सिस्टम की सीरीज़ चल रही है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जो मेरे फ्रेंड्स हैं। अच्छा, उसके साथ ही साथ बेटा 9th और 10th का मामला स्टार्ट कर दिया गया है संडे और मंडे से, है ना। और शायद इसीलिए हम संडे और मंडे को एक वीडियो कंपटीशन वाला जो है वो नहीं अपलोड कर पाए। अब से रेगुलर आपको मिलते रहेंगे, कोशिश मेरी पूरी रहेगी। ऐसा ही जैसे कोई मजबूरी पड़ जाती है कभी कभार तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। उम्मीद है कि ऐसा अब नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग। और आज की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, जैसे पिछली क्लास में मुझे याद है हम लोगों ने प्राइम फैक्टर्स पढ़े थे, अभाज्य गुणनखंड, और उन अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। आज भी हम लोग बात बेसिकली गुणनखंडों की ही करने जा रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं? गुणनखंडों की, अपवर्तकों की, फैक्टर्स की। हाँ, तो गुणनखंड, अपवर्तक या फैक्टर्स नंबर सिस्टम की ही सीरीज है, लेकिन इसमें हम लोग बात करेंगे आज गुणनखंड या अपवर्तक, और ये सब हिंदी नाम है फैक्टर्स का। अब एक चीज पे गौर करिएगा सभी लोग कि ये फैक्टर्स जो है ना, ये जो गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड से किस तरह से भिन्न है। अभाज्य गुणनखंडों का मतलब होता है कि वो संख्या अभाज्य भी हो और दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित भी करती हो, यानी नंबर प्राइम होना चाहिए और गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए, है ना। जैसे कोई नंबर, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं पहले। सपोज कीजिए कोई हमने नंबर लिया है 28, ठीक है ना। तो 28 अगर कोई नंबर लिया है तो इसके अभाज्य गुणनखंड आप सभी लोग जानते हो क्या होंगे? प्राइम फैक्टर्स 2, 2 और 7, 2, 2 एंड 7। तो 2 2 द 4, 4 7 द 28। तो ये हो गए क्या? ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अभी कहा जाए कि इसके गुणनखंड कौन कौन से हैं, फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो ये वो नंबर्स हैं, 2 वो नंबर है जो 28 को कंप्लीटली डिवाइड करता है। पूर्णतः भाग दे दिया जाए तो कट जाएगा, 7 से 28 को भाग दीजिए, कट जाएगा। ऐसे ही नंबर्स, ये तो हो गए प्राइम फैक्टर्स। फैक्टर्स कहाँ से डिफरेंट हो जाते हैं? फैक्टर्स इस तरह से डिफरेंट हो जाते हैं कि 28 की बात अगर आप करोगे ना तो इसमें 1 भी है, 2 भी है और 7 भी है। इसके अलावा 14 भी है, 1, 2, 7, 14 और 28, सॉरी 4 भी है भाई, 1, 2, 4, 7, 1, 2, 4, 7। और इसके अलावा कौन कौन से हैं? 14 और 28। आप देख रहे हो मुझे टाइम लग रहा है। और कौन है? टाइम लगा ना। इस टाइम को ही बचाना है। ये टाइम को बचाने के लिए क्या कर सकते हो आप? पेयर देखते जाइएगा, 28 इंटू 1, 2 इंटू 14 और 4 इंटू 7। ठीक है, इस तरह से ये जो नंबर ऑफ फैक्टर्स आप देख रहे हो ये गुणनखंडों की संख्या है, और ये क्या है? ये अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। दोनों में फर्क समझ में आ गया ना? नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स एंड नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी हर वो संख्या 1 से लेकर 28 तक की हर वो संख्या जो 28 को पूर्णतः विभाजित करती हो। ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 28, 1 से लेकर 28, 1 to 28 नंबर्स डिवाइड 28। जो डिवाइड करते हो नंबर्स वो कौन कौन से हैं जो भाग कर सकते हैं, जिनसे आप काटें 28 को तो वो पूरी तरह से कट जाए। ऐसे नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं, इन पर गौर करना। मैंने नंबर लिया है 28, थोड़ा सा बढ़ाता हूँ इसको, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। हाँ, जैसे सपोज कीजिए फैक्टर्स निकालने के लिए हमने कोई नंबर लिया 72। कौन सा नंबर लिया है? 72। देखिए मैं जुगाड़ बताऊंगा इसमें, थोड़ा सा इसको रेगुलर देखिएगा, पूरा जुगाड़ बता दूंगा कैसे क्या है। पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं और इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के बाद दूसरे वीडियो में बता दूंगा कि इसमें क्या क्या और करना हो सकता है, आपको कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्वेश्चन पूछने वाला क्या क्या पूछ सकता है। यूपी SSC के एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, TET के एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, और SSC में भी इस पर एक क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पे। वो क्वेश्चन में क्या क्या चीजें ऐड कर सकता है इस पर गौर करना हमारा और आपका काम है। देख लेते हैं, जितनी बातें हम बता देंगे ध्यान रखिएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा, सब कुछ उसी में है, सारा सिनेरियो उसी में है ना। अब वो क्या क्या चीजें हैं इस पर गौर करिएगा। जैसे वो पूछ सकता है कि इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, फिर पूछ सकता है कि गुणनखंडों की संख्या क्या है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मैंने पिछले वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। हाँ, तो पिछले वीडियो में मैंने बता दिया कि गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। इस वीडियो में देख लेते हैं कि गुणनखंडों की संख्या क्या है। अब गुणनखंडों की संख्या में तमाम पेज हैं, क्या क्या। जैसे पूछेगा गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों में कितने जोड़े हैं, पेयर पूछ सकता है। तो पेयर, अब यहाँ पे अगर पेयर्ड आंसर आपसे बोला जाए तो कितने पेयर हैं? पेयर 3 है।
और गुणनखंड कितने हैं, फैक्टर्स कितने हैं, तो फैक्टर्स 6 हैं, फैक्टर्स 6 पेयर 3, ठीक है ना। तो यहां पर इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, वो पेयर में ही पूछता है। पिछली बार एग्जाम में यही हुआ था कि 24 और 12 दोनों ऑप्शन में थे, लेकिन उसने पेयर पूछा हुआ था, बच्चों ने निकाला 24 और 24, ये आंसर टिक कर दिया क्योंकि वो ऑप्शन में था। अभी क्या करना था हमको 12 लगाना था। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, यहाँ पे गड़बड़ियाँ होंगी। तो 72 के मैंने कहा फैक्टर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स, पेयर कितने होंगे, जोड़े कितने जोड़े हो सकते हैं उन फैक्टर्स के, उन गुणनखंडों के, और इसमें पूछ सकता है कि इन गुणनखंडों का योग कितना है, सम ऑफ द फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, इतनी चीजें हैं। यानी मैं हिंदी में रिपीट करता हूं इसको, यहाँ पे आपसे पूछ सकता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े कितने हैं, अभाज्य गुणनखंडों का योग क्या है, सम गुणनखंडों की संख्या क्या है, सम गुणनखंडों का योग क्या है, विषम गुणनखंडों की संख्या क्या है, और विषम गुणनखंडों का योग क्या है। समझ गए बात को। तो इतनी चीजें अगर आपसे पूछेगा, इनमें से कोई एक चीज, सॉरी इतनी चीजें नहीं, इतनी एक साथ थोड़ी पूछेगा, तो कोई एक चीज जो आपसे पूछेगा, उस एक चीज पे आप किन किन रास्तों से पहुंच सकते हो, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। हमने वो बताया, एक नंबर लेकर 28 नंबर को थोड़ा सा बड़ा किया, 72 पे आ जाइए, और बड़ा नंबर भी करूंगा अभी 72 में अगर मान लीजिए आपको इस तरह से निकालना हो ना, मैंने कहा था कि मैं अटक रहा था, अब कई लोगों ने देखा होगा, यार स्पीड में नहीं पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, अटक जा रहे हैं। अटकेंगे नहीं, हम और आप अटकेंगे नहीं, अगर दोनों मिलकर साथ चलेंगे। हम अकेले चलेंगे अटकेंगे। अब हम और आप चलते हैं साथ में, कैसे देखिए, अगर हम यहाँ पे कहें कि साहब 1 लिया है तो 72 भी ले लीजिए, ठीक है, 1 इंटू 72 होता है। अभी 2 लीजिए तो क्या ले लेंगे, 36, 3 से भी डिविजिबल है 72, कितनी बार, 4 से भी डिविजिबल है 18 टाइम्स, 5 से नहीं जाता है, 6 से जाता है, 7 से नहीं जाता, 8 से, अब 8 9 था 72, अब क्या करोगे, अब अगला नंबर कौन सा है, 9, और 9 मौजूद है, ठीक है। तो अब ये देखिए आपको पूरे सब कुछ आपके सामने आ गया, 1 2 3 4 6 8, और वहीं से रिपीट कीजिए, 8 के बाद 9 12 18 24 36 एंड 72। यानी 72 के अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें बताने हो तो 1 2 3 4 5 6 जोड़े 12 फैक्टर्स, और वो कौन कौन से हैं 12 फैक्टर्स, 1 2 3 4 6 8, लौट जाइए से, 9 12 18 24 36 एंड 72। क्लियर हो गया बेटा सभी लोगों को। अब मतलब हम लोग इस तरह से फाइंड नहीं करेंगे, वो हमसे कौन कौन से हैं। देखिए इसका ऑप्शन बनाना मुश्किल है ना, आपसे ये नहीं कहा सकता कि इस तरह के ऑप्शन, 4 ऑप्शन में वो कैसे कैसे रखेगा, कौन कौन से हैं कौन कौन से नहीं, और उनको मिलाया कैसे जाएगा। तो ये क्वेश्चन नहीं होगा, मैं केवल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन ये होगा कि इनकी संख्या क्या है या कितने जोड़े हैं इनके, हैं। तो संख्या अगर पूछेगा तो संख्या ये रही आपके सामने में, और आप देख सकते हो यहाँ पर संख्या कितनी है, 6 6 12 हैं टोटल, ठीक है। तो वो 12 आपका आंसर होगा। नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या, अपवर्तक भी बोलते हैं इनको, जैसे आप लोगों ने पढ़ा ना, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर भी बोलते हैं इनको। तो यहाँ पर ये क्या है, ये फैक्टर हैं, गुणनखंड हैं, अपवर्तक हैं, डिविजर्स हैं, ठीक है। तो बहुत सारा खेल है इसमें। क्या पूछता है, ध्यान दे लीजिएगा। 72 दिया है, टोटल वैल्यू कितनी हो गई, तो टोटल वैल्यू यहाँ पर आपको 12 मिल गई। अब आइए, अगर कहा जाए नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये क्या है, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या ये दी हुई भाई, नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। अब इसी में हम देख लेते हैं कि इवन कितने हैं और ऑड कितने हैं। ध्यान से देखिएगा भाई सभी लोग, है ना। इवन और ऑड की बात अगर करें तो इवन कितने हैं, 1 2 3, गुणनखंडों की संख्या यहाँ पे हमने बताई है कितने हैं, 12। अब उसमें सम गुणनखंड कितने हैं वो देखना है। तो सम गुणनखंड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सीधी सी बात है, अगर इवन है 9 तो ऑड होंगे 3, और वो कौन कौन से हैं, 1 2 3, दिखाई देगा ना। तो इवन फैक्टर्स कितने हैं, 9, ऑड फैक्टर्स कितने हैं, 3, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 9 3 12, ठीक। अब योग की बात कर लेते हैं। यहीं पर अगर हम बताएं कि इनका योग कितना होगा, तो योग निकालने के लिए क्या कर सकते हो भाई,
हाँ, योग निकालने के लिए अब वही जो कर सकते हैं वही किया जाए। जैसे इनका योग निकालना है तो इनका योग कैसे निकालोगे, इन 12 गुणनखंडों का योग अगर निकालना है तो या 6 2 8 4 12 12 8 20 20 2 22 22 और 9 31 31 और 8 39 39 और 6 45 45 और 4 49 49 और 3 52 54 और 1 55 55 का 5 हासिल लग गया 5, फिर 7 5 12 12 3 15 15 और 2 17 और 1 18 और 1 19, तो 195 इनका योग आ गया। ठीक है भाई, इनका योग कितना आ गया 195 195। दूसरा अगर इवन फैक्टर्स के योग अगर देखे जाए तो इवन फैक्टर्स का योग कितना हो रहा है, तो ये इवन नंबर है, सारे इवन जोड़ दीजिए। ठीक है, तो इवन जोड़िएगा केवल जिनके ऊपर बार लगा हुआ है, 2 6 6 2 8 8 4 12 12 और 8 20 20 2 22 22 और 8 30 30 और 6 30 और 6 हो गया 36 36 और 4 हो गया 40 40 2 42 4 मिल गया 7 4 11 4 मिल गया ना 7 4 11 11 और 3 14 14 और 2 16 16 और 1 17 और 1 18। फिर ऑड फैक्टर्स का सम कर लीजिए इसी तरह से। ऑड फैक्टर कौन कौन से हैं, जिनके डबल लाइन हमने बटे में लगाई नीचे लगाई हुई है ना, 1 3 और 1 4 और 9 4 13। अब आप ये देखोगे कि इन दोनों को जोड़ के यही मिल रहा है क्या, 3 2 5 8 और 1 9 1, पूरा सही है। ठीक है, तो यहां पर आपने ये देखा, नहीं करना नहीं है ये, हमें पूरी चेकिंग देखिए ना। आप किसी भी चीज को अगर सीखते हो, आपको ये पता ही नहीं कि हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, फायदा क्या हुआ उसका, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम क्या क्या चीजें कर रहे हैं। तो हमने यहां पर देखिए क्या किया है, कितने गुणनखंड हैं, गुणनखंडों की संख्या हमने कही कि गुणनखंडों की संख्या है 12, उनमें सम गुणनखंडों की संख्या है 9 और विषम गुणनखंडों की संख्या है 3। बात समझ आ गई। अब इन सब में पूछ सकता है कि गुणनखंडों का योग कितना है, सम गुणनखंडों का योग कितना है और विषम गुणनखंडों का योग कितना है। तो अब ये सम और विषम का जितना, जैसे इनकी संख्या 9 है, इनकी संख्या 3 है, कुल मिला के 12 हो गई, तो इनका योग अगर 182 है 182 और इनका योग सम आया 13, तो इनका टोटल मिला कितना हो गया 195। सिंपल सी बात है, ये बिल्कुल बहुत ही नॉर्मली समझ में आने वाली बात है, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत दीजिएगा अपने दिमाग पे। और ये जो तरीका है ना, ये इसको बोल सकते हो आप मैनुअल मेथड है। मैनुअल मेथड है, इसमें कोई ट्रिकी अप्रोच नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ जाएगा तो ट्रिकी अप्रोच आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि वो ट्रिक क्या कह रही है। उस ट्रिक पे हम पहुंचे उससे पहले इस चीज़ को किसी भी नंबर पर आप चेक करके देखिएगा, आपको सच बैठेगा। ठीक है, अब वो जोड़ने वाली बात जो मैं कह रहा था, उस जोड़ने वाली बात में जिसका मैथमेटिक्स अच्छा है वो आप लोग इस तरह से भी चल सकते हो ना, 72 और 36 108, 108 और 24 कर दिया तो 132 हो गया, इस तरह से भी जोड़ सकते हो, पूरा पूरा जोड़ते चले जाएगा, यही आएगा, वो तो आपको मालूम ही है। ठीक, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब इनमें क्या है कि इनमें ट्रिक्स लगती है, जुगाड़ लगते हैं। वो जुगाड़ हम लोग समझ लेंगे बड़े ही आराम से, बड़े ही प्यार से। उससे पहले कुछ चीज़ों पर गौर कीजिएगा कि जितने भी ध्यान दे लेते हैं, एक नंबर के साथ में ऐसा करेंगे ना, जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे उनके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे भैया, एक तो 1 होगा, एक इटसेल्फ वो नंबर होगा। तो अगर प्राइम नंबर्स में नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात की जाएगी, जैसे हमने कह दिया 13, अब 13 में कौन कौन से होंगे, 1 होगा और 13 होगा। कंपोजिट नंबर्स में, रिपीट नहीं करना है, कंपोजिट नंबर्स में क्या होगा, अगर कंपोजिट नंबर्स की बात की जाए तो कंपोजिट नंबर्स में यहां पर जो संख्या होगी वो कितनी हो सकती है, इस पर गौर करिएगा। जैसे अगर कोई ऐसा नंबर हो जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे ये 72 था, तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स में आपको फैक्टर्स पेयर में मिलेंगे, जोड़े में मिलेंगे। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर कंपोजिट नंबर में आपको पेयर मिलेगा अगर ये नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी कि कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो आपको पेयर में आंसर मिलेगा, जोड़े में आंसर मिलेगा, यानी 2 का गुणज होगा जो भी आपको आंसर मिले। जैसे यहां कितना मिला था, यहां मिला था 12, 6 दूनी 12 है ना। लेकिन अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो ये जो आपको आंसर है ये जोड़े में आप नहीं निकाल सकते। चलिए मैं इनका संख्या कर देता हूं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर में आपको इनकी संख्या इवन मिलेगी और परफेक्ट स्क्वायर के केस में इनकी संख्या ऑड मिलेगी। कब, जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो क्या मिलेगी, ऑड। देखिए बहुत सारी बातें मैंने ऐड की हैं, वीडियो को रिपीट कर करके देख लीजिएगा, पूरी बात समझ में आ जाएगी। अब मैं और कोई नंबर लूंगा फिर उस पर क्वेश्चन बनाऊंगा, कोई मतलब नहीं उसका, एक ही क्वेश्चन और जितनी बात मैंने बताई आप खुद करके देख लीजिए, आप खुद इसके लायक हो गए। तो यहाँ पे हमने कहा इवन है और ऑड है। किस तरह से है ये इवन और ऑड, इस पर गौर कर लो। ये इवन और ऑड बेटा इस तरह से है,
जैसे अगर मान लो हम एक नंबर लेते जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता, और वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमने ले लिया 36। सभी लोग जानते हो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब 36 में जब पेयर बनाओगे तो पेयर कैसे बनेंगे, अभी जो तरीका हम लोगों ने देखा उसी के हिसाब देख लीजिए। 36 है, 36 को आपको लोग क्या करोगे कि 36 लिया तो 1 लोगे तो 36 लोगे, 2 तो 18 लोगे, 3 तो 12 लोगे, ठीक है, 4 तो 9 लोगे। अब 5 से जाता नहीं है, कब अब कौन सा आएगा 6 तो 6 लोगे। तब 2 बार 6 थोड़ी ना होगा भाई, हमको क्या लिखना है, हमको इस तरह से लिखना है, तो क्या हम 6 अगल बगल 2 बार लिखेंगे, नहीं, हमें एक ही बार 6 लिखना होगा ना। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हमेशा क्या होंगे, ऑड नंबर। देखिए 4 4 8 और 1 9, ऑड नंबर्स होंगे। अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो ये हमेशा इवन होंगे। देखिए अगर प्राइम नंबर है तो भी 2 मिले ना, इवन नंबर। और यहाँ पे क्या था 72, ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं, तो सम ऑफ फैक्टर्स कितना मिला 12, इवन नंबर। तो यहाँ पर इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके आगे की बातचीत जो है वो हम लोग अगले वीडियो में देख लेते हैं। इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इतना ही, थैंक यू।